Hello everyone, I am Garima Shah. Welcome to my channel. And today I am here with Shri Gopal Sharma ji, who is Indian journalist of and founder and editor of Mahanagar Times. Hello sir, how are you? तो सर मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप जैसे आपने अपनी स्टडीज़ कहाँ से की और आप जर्नलिज्म में कैसे आए? मैंने अपनी स्टडी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वाराणसी से की और इसके बाद राजस्थान पत्रिका ज्वाइन करने के साथ पत्रकारिता में आया। तो सर जैसे आप जर्नलिज्म में आए तो आपको कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे किसी न्यूज़ स्टोरी को कवर करने में या किसी में, तो आपने उनसे ओवरकम कैसे किया? देखिए, जिस समय मैं आया जर्नलिज्म में, उस समय राजस्थान में 21वीं सदी की शुरुआत हो रही थी। तो बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारी कुरीतियां थी। सती प्रथा हुई थी, नरबली की बातें होती थी, बच्चियों को पैदा होते ही मारने की बातें होती थी। तो संजोग से हर जगह मेरे को कवर करने का मौका मिला। तो चुनौतियां ये थी कि उस समय इतने साधन नहीं थे, लोगों के पास स्कूटर वगैरह भी नहीं होते थे, दूरियां थी, वहाँ जाना, चीज़ को वेरीफाई करना, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करना, लोगों के इंटरव्यूज लेना और फिर अपनी बात को लोगों को के पास पहुँचाना। तो राजस्थान पत्रिका उस समय राजस्थान के मीडिया में न केवल नंबर 1 था, बल्कि कोई उसके आसपास भी नहीं था। चैनल्स उस समय थे नहीं, इसलिए उसमें काम करने का मौका मिला और देश की बहुत सारी घटनाओं को आंखों से देखने का मौका मिला, जिसमें अयोध्या में बाबरी ढांचे के ध्वंस की भी घटना है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल चौक पर तिरंगा फहराए जाने की भी घटना है। तो इन सब घटनाओं में वहाँ जाने का मौका मिला, उसको देख करके पाठकों तक ले जाते रहे। सर आपने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट करने का कब सोचा? 97 के अंदर मैं राजस्थान पत्रिका में चीफ रिपोर्टर था। तो ये लगा कि और हम क्या ऐसा कर सकते हैं जहाँ पर किसी की बंदिश नहीं हो और हम अपनी भावना को ठीक से पहुँचा सकें। तो ऐसी स्थिति में महानगर टाइम्स की स्थापना करने का और उसको शुरू करने का ख्याल आया। उस समय पैसे भी नहीं थे, लेकिन महानगर टाइम्स एक ऐसा समाचार पत्र है जो बिना एक नया पैसा लगाए शुरू हुआ। किसी से बात की कि 2-3 साल के लिए अपनी बिल्डिंग दे दें, किसी से बात की कि वो 2-3 साल के लिए अपनी प्रेस दे दें छापने के लिए। अच्छे पत्रकारों से बात की जो उस समय भास्कर और पत्रिका में थे कि वो लोग मेरे साथ आकर काम करें। तो एक बढ़िया टीम बन गई, रास्ता निकल गया। सर आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का डोमिनेंस ज़्यादा हो गया है मेन स्ट्रीम मीडिया की जगह, तो उस पर आपका क्या व्यू है? नहीं, सोशल मीडिया का डोमिनेंस ज़्यादा नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर काम ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन क्या सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ आती है लिख कर तो हम उस पर विश्वास करते हैं क्या? उसके लिए तो हमको ये चाहिए कि सरकार की तरफ से अधिकृत कोई बात कही जाए, या चैनल्स के ऊपर क्या आ रहा है, प्रिंट मीडिया में क्या आ रहा है। उसके बिना सोशल मीडिया पर कहीं भी कोई चीज़ की विश्वसनीयता ही नहीं है। हाँ, मनोरंजन का अच्छा साधन है, आपस में एक दूसरे की बात पहुंचाने का अच्छा साधन है और कोई चीज़ के ऊपर अपना विचार प्रकट करने का एक बढ़िया साधन है। तो उसकी अपनी जगह है, लेकिन वो उसी तरह से है जैसे दुनिया में अगर 8 अरब लोग हैं तो वो हर समय कोई ना कोई किसी से बात कर रहा है, लेकिन उस बातचीत का कोई अर्थ निकाला जाए तो कुछ नहीं है। भारत में क्या पता चले यूटोपिया के घर में बैठ के लोग क्या बात कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया सारी दुनिया में सक्रिय है, सब लोग अपने अपने तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं कि नहीं, इसके लिए तो हमको अधिकृत कोई चीज़ है उसी पर जाना पड़ेगा। तो सर जैसे सोशल मीडिया से आजकल काफ़ी फेक न्यूज़ भी वायरल होती है, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कैसे भी, तो आपके उस पर क्या व्यूज़ है और उससे क्या लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और अगर होते हैं तो उनका क्या इफेक्ट होता है? हाँ, उसके प्रति सावधान रहना चाहिए। सोशल मीडिया के अंदर कोई भी चीज़ कोई व्यक्ति डालता है तो
तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जैसे हम अपने मन में कोई बात सोच सकते हैं, लेकिन क्या वो व्यवहार दूसरे के साथ कर सकते हैं? तो ये करना संभव नहीं है। इसी तरह से जब हम सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी अपनी बात समाज के सामने रखते हैं, तो उसमें ये भी लगना चाहिए कि अगर हम कोई गलत चीज़ डालेंगे, अगर कोई सांप्रदायिकता भड़काने की बात कर रहा है, कोई किसी को लड़ाई झगड़ा करवाने की, दंगा करवाने की बात कर रहा है, तो उसके मन में ये भय होना चाहिए कि अगर मैंने ये चीज़ डाली तो मेरे साथ ये कार्रवाई हो सकती है। हम जैसे सड़क के ऊपर खड़े होकर के किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, नहीं तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तो ये भी सोशल मीडिया के जरिए हम किसी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। केवल तरीका ये है कि हमारा शरीर शामिल नहीं है, हमारी जुबान शामिल है, हमारी भावना शामिल है, हमारे द्वारा टाइप किया हुआ शामिल है। तो उसके लिए भय थोड़ा होना ही चाहिए कि हम कोई चीज़ समाज के सामने नहीं कर सकते। तो सर जैसे आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हैं, तो जबकि कुछ ऐसा हो या नहीं हो, कुछ भी हो, पर उनको गोदी मीडिया बोला जाता है। जैसे कुछ रिपोर्टर्स फील्ड में रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो उनको ढंग से रिप्लाई भी नहीं दिया जाता, तो उसके लिए आपका क्या मानना है? ये देखिए समय समय की बात है, इसमें कोई गोदी मीडिया या कोई उसको मोदी विरोधी मीडिया के अंदर बांटना चाहे तो इसके कोई अर्थ नहीं है। पत्रकारिता जो है मुख्य रूप से उसमें दो तरह की चीज होती है, एक होती है न्यूज, एक होता है व्यूज। न्यूज कभी बदली नहीं जा सकती, न्यूज कभी किसी मीडिया के हिसाब से चेंज नहीं की जा सकती। व्यूज अपने चाहे जैसे रखे जा सकते हैं। मान लीजिए मैं नरेंद्र मोदी जी को अगर पसंद करता हूं तो मैं उनके पक्ष में 10 तर्क देने वाला लेख लिख सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ना कि सारी दुनिया के देशों ने मिलकर के कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें भूटान के नरेश को उसका अध्यक्ष बना दिया, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हम न्यूज में चेंज नहीं कर सकते। व्यूज हमारे अलग अलग हो सकते हैं, कोई किसी विचार का हो सकता है, कोई किसी भी विचार का हो सकता है। इसमें भी दो चीजों को ध्यान रखना ही चाहिए कि हमारे कोई भी व्यूज हैं वो मनुष्य के विरोधी, सृष्टि के विरोधी नहीं हो, पर्यावरण के विरोधी नहीं हो, मानवता के विरोधी नहीं हो। इसी तरह से हम जिस देश में रहते हैं उस देश के खिलाफ कोई चीज नहीं हो। तो ये सब मर्यादाएं साथ चलती हैं, बाउंड्रीज है जिसका ध्यान रखना पड़ता है। और अगर ये हम ध्यान रखते हैं तो कोई क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भगत सिंह को लंबे समय तक ये कहते थे कि ये भगत सिंह तो आतंकवादी हैं, तो ब्रिटिश राज में भगत सिंह टेररिस्ट कहे जा सकते थे, लेकिन क्या वो टेररिस्ट थे क्या? उस समय वही तरीके प्रचलित थे कि अगर किसी भी विदेशी सरकार को झुकाना है तो उसका तरीका है कि उसके लोगों को किसी भी तरह से परेशान किया जाए। तो उनको जो तरीके आते थे वो तरीके इस्तेमाल किए गए। उसके पहले हम देखें, महाभारत का भी युद्ध हुआ, रामायण में भी हुआ, रावण का भगवान ने वध किया, तो वो उस समय की चीज थी। आज हम किसी से बात करें तो कोई कहेगा नहीं, वध नहीं करना चाहिए था, रावण पर केस चलना चाहिए था, अगले को सुप्रीम कोर्ट तक जाने की अनुमति होनी चाहिए। तो समय समय की बात है। इस समय की जो चीज है वो इसलिए हमको प्रभावित करती है क्योंकि अगर हम ये सोचें कि कोई गोदी मीडिया है तो फिर जो जनता ने ज्यादा वोट दे करके श्री नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है वो जनता क्या है? वो क्या गोदी जनता है? तो हम गोदी जनता तो नहीं मानेंगे लेकिन गोदी मीडिया मानेंगे। तो ये मन की भ्रांतियां हैं। अब चैनल के ऊपर कोई बात कहना, एंकरिंग करना, ये है, इसको भी पत्रकारिता माना जाता है कि कोई बात अगला कह रहा है। नहीं तो पत्रकारिता बहुत गहरी चीज है। पत्रकारिता इतनी गहरी चीज है कि जिसमें सच को सामने लाने की सीधी जिम्मेदारी होती है। तो कोई सीधी जिम्मेदारी निभाएगा सच को सामने लाने की तो वो किसी का मीडिया हो ही नहीं सकता, उसको खाली सच्चाई से मतलब है। सर आप पत्रकारिता में बहुत टाइम से, तो इंडिया की पोजीशन उस वक्त और अभी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कितनी चेंज हुई है और आपके क्या व्यूज हैं इस पर? देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के बारे में अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछे तो उस समय ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी। घर में शादी हो गई, कोई प्रोग्राम हो गया, तो उसी में ज़िंदगी चली गई। पहले एक शादी में जितने खर्च लगते थे उतना खर्च तो आज एक आदमी अपने ड्रेस के ऊपर लगा रहा है। पहले कार जितने में आ जाती थी
उतने में तो ये पता चला कि कोई शादी के अंदर कोई अपने कपड़े सिलवा लिए, उसी में उतने खर्च आ गए। तो चीजें बदल गई। पहले कम चीजें थी, ठोस चीजें थी, खेत होते थे, सोना होता था, सुख दुख में काम आने की चीजें होती थी, चांदी होती थी। अब बहुत सारी चीजें हैं। घर में 5 आदमी हैं तो ये भी है कि 5 आदमी के पास 5 कारें हैं। तो अनावश्यक खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो इसलिए पहले के और अब की जीवन शैली में इसको आरामदायक भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि 25 साल का व्यक्ति, कोई एक्टर है, रोजाना जिम में जाता है और अगले दिन उसकी जान चली गई। पहले ऐसे होते थे, कम होते थे। अब किसी का कोई पता नहीं कि हार्ट अटैक आ गया। कौन है हार्ट अटैक जिसके आया है, वो रेसलिंग करता है, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक आ गया। जो जो साधन बढ़े हैं, त्यों त्यों चीजों का इस्तेमाल बढ़ा है और उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। आज हम किसी भी परिस्थिति में कहीं जाना चाहें तो तुरंत रात तक नहीं पहुंच सकते हैं। पहले लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे तो ये सोच के जाते थे कि पता नहीं वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। तो विकास तो हो ही रहा है, लेकिन उसमें चीजें बदल रही है। विकास के नुकसान भी हो रहे हैं, फायदे भी हो रहे हैं, लेकिन ये तो सृष्टि का क्रम है, तो धीरे धीरे आगे चलता ही। सर, जैसे जो फोर्थ पिलर कहा जाता है मीडिया को अपने डेमोक्रेसी का, तो वो क्या रियली है फोर्थ पिलर या बन पाया है फोर्थ पिलर? देखिए, फोर्थ पिलर तो है ही। उसमें फोर्थ पिलर का मतलब क्या है कि घर किसी चीज के ऊपर अगर टिका हुआ है, 4 पिलर बने हुए हैं, तो हर समय हर पिलर काम आ रहा है ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चारों मिलकर के बैलेंस बनाए हुए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर कब क्या किसकी उपयोगिता हो जाए ये कोई जरूरी मतलब कि नहीं, कभी भी हो सकती है। बड़ी घटनाएं जब भी होती है, कोई गलत चीज होती है, तो सब एकजुट रहती है मीडिया। किसी के साथ कोई अत्याचार हो जाए, निर्भया का कांड हुआ, तो क्या कोई मीडिया ऐसा था क्या जो निर्भया के कांड करने वालों के पक्ष में किसी ने लिखा हो? तो फिर कैसे कहेंगे कि फोर्थ पिलर है कि नहीं है? आज अतीक अहमद को अगर हाई कोर्ट ने वहां पर इसमें सजा दी है उम्र कैद की, तो कोई है क्या ऐसा कहने वाला कि अतीक अहमद को सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो गलत हो गया? तो फोर्थ पिलर अपना काम कर रहा है। उसमें कोई तरीका हो सकता है ऐसा, जैसे सनसनीखेज चीजें आ रही है, फिल्में बन रही है, तो उसी तरह से है कि लोगों में ये हो गया कि अतीक अहमद आएगा तो सुरक्षित आएगा कि नहीं आएगा, उसकी गाड़ी तो नहीं पलट जाएगी, वो गाय टकरा गई तो पता नहीं क्या होने वाला था। तो ये सब मनोरंजन की चीजें ये चलती रहती हैं। सर, हमने जैसे अभी तक कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, तो हमने जितना पढ़ा सब मोस्टली थियोरेटिकल पढ़ा है। तो आप हमें मीडिया का वर्किंग बताइए, जैसे प्रैक्टिकल चीज़ एक्चुअल में होती कैसे है सब, मतलब कैसे हम रिपोर्टिंग करते हैं, कैसे फील्ड वर्क होता देखिए, दुनिया के अंदर हर देश में पत्रकारिता है, लेकिन इसमें खोजी पत्रकारिता का अपना विशेष महत्व है। लोगों ने बहुत काम किए हैं। इस रूप में हम मान सकते हैं कि घाना एक छोटा सा देश है। वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जब गए तो उन्होंने अपने भाषण में एक पत्रकार का उल्लेख किया, इनास आर्मेयाव इनास। वो इसलिए किया क्योंकि उस व्यक्ति ने वहाँ की पत्रकारिता को नई दिशा दी। एक पागल खाने के अंदर रहने वाले लोग थे, उनके अत्याचारों के बारे में उनको लिखना था, तो वो खुद पागल बन करके पागल खाने में भर्ती हुए। 15 दिन तक वहाँ पर सारा दुख उसी तरह से सहा। उनको वैसे इंजेक्शन लगाए जाते थे, ये सब करते थे जो पागलों के साथ किया जाता है। लेकिन वो जब न्यूज लेकर के आए, अपनी बातें लिखी, तो दुनिया का ध्यान गया। ये सब चीजें भारत में भी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं एक घटना आप लोगों को सामने रखना चाहता हूँ कि एक समाज सूचना आई कि एक एमएलए है, उनके परिवार में जो बच्ची जन्म लेती है उसको जन्म लेते ही मार देते हैं, और उस परिवार में 33 बच्चियों को तब तक मारा जा चुका था। उस समय मैं राजस्थान पत्रिका में था, कहा गया कि वहां जाना है, वहां गए। लेकिन उस समय मैंने अपनी पहचान छिपाए रखी। ये कहा कि मैं तो इंजीनियर हूँ और यहाँ पर नहर खुदने वाली है, इसलिए उसके नाप जोख के लिए आए हैं। 2 लोगों को सहयोगी बनाया, लोकल लोगों को,
उसमें एक नेता हो चुके हैं, एक आरपीएससी के मेंबर भी रहे। वो दोनों मेरे साथ थे, उनकी मोटरसाइकिल थी। तो उनके परिवार के लोगों के बयान लेना, उनके यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनसे पूछना, इस चीज़ की एविडेंस इकट्ठे करना कि बच्चियों को कैसे मारते हैं, कहाँ पर गाड़ते हैं, रात को जाकर के वह जगह देखना, जो उन लोगों के उसमें हाथ हैं उन लोगों से बातचीत करना। तो धीरे धीरे सबूत इकट्ठे करके कुछ दिनों बाद ऐसी स्थिति हुई कि सारे एविडेंस टेप रिकॉर्डर में, फोटोग्राफ के जरिए ये सब आए कि इस तरह से बच्चियों को पैदा होते ही मारते हैं। फिर वो विषय विधानसभा में उठा, कोर्ट में गया, आखिर में ये हुआ कि उस घर में बच्चियों का मारा जाना बंद हो गया। तो लंबे समय से वहाँ बच्ची नहीं मारी, बच्चियाँ पैदा होने लगी। तो इस तरह से पत्रकारिता का काम है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अपने जीवन को दांव पे लगा करके जब जब जिस तरह की परिस्थिति आई, जैसे जब देश गुलाम था तो लोकमान्य तिलक उस समय देश को जगाने के लिए इस तरह के लेख लिखा करते थे कि उनको 2 बार सजा हुई। महात्मा गांधी को भी 1 बार सजा हुई लिखने के ऊपर। और भी भगत सिंह भी पत्रकार थे, वीर सावरकर भी पत्रकारिता के अंदर, विवेकानंद जी ने भी पत्रकारिता में काम किया, अरविंद घोष ने भी पत्रकारिता में काम किया, तो मदन मोहन मालवीय जी ने पत्रकारिता में काम किया, गणेश शंकर विद्यार्थी ने पत्रकारिता में काम किया। तो इन लोगों ने उस समय के हिसाब से काम किया। धीरे धीरे वो स्थितियां बदली, देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के हिसाब से लोगों को जागरूक करने का काम और ये सब शुरू हुआ। इस समय थोड़ा दूसरे तरह का दौर है जिसमें पैसे को बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है कि इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो लोग पत्रकारिता में जो रुचि रखते हैं वो भी सोचते हैं कि हमको कहाँ पर अच्छा पैकेज मिल जाए, किस तरह से हम आगे बढ़ें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सच्चाई खत्म हो रही है। सच्चाई कभी खत्म नहीं हो सकती, अंत तक सच्चाई ही चलने वाली है। अगर बाहर गर्मी का मौसम है तो हम एक कमरे के अंदर बैठ करके एयर कंडीशन में ठंडक महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम मौसम को नहीं बदल सकते। मौसम तो वही रहने वाला है। तो इसलिए पत्रकारिता का जो ध्येय है कि इसमें भाव होना चाहिए, भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, वो हमेशा रहने वाली है। और इसीलिए इसका महत्व है। जैसे न्यायपालिका है, तो इसमें हो सकता है कि कभी हमको ऐसा लगे कि न्याय नहीं हो रहा है, लेकिन न्यायपालिका है ना, न्याय का मतलब भी वही है। इसी तरह से पत्रकारिता है, शासन है, इस तरह की चीजें। सर, आप अपने सोर्स कैसे फाइंड करते हैं? जैसे किसी भी न्यूज़ के लिए सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी न्यूज़ है तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरीका है। जैसे मैंने अपने आप को कभी ज़्यादा घूमने वाला, ज़्यादा लोगों के बीच में जाके बात करने वाला या इस तरह का नहीं बनाया। मैं जैसे सचिवालय की खबरें देता था, लेकिन सचिवालय जाता नहीं था। मैं ये देखता था कि कौन सी घटना है जो अब होने वाली है या हो रही है, उसका मुख्य सोर्स कौन हो सकता है जिसके पास में वो सूचना है। तो बस सीधे वहीं पर अटेम्प्ट करता था, वहां पर अटेम्प्ट किया और वो चीज प्राप्त हो गई। जैसे कोई चीज है, अपने पता चला कि अपने को कि राजस्थान के पानी वितरण के काम में इसमें पीएचडी में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है, तो मन में आया कि अपने को इसको खोलना चाहिए। कौन व्यक्ति है जिसके पास में सारी सूचना होगी, उसी को जाकर के सीधे बात की कि 2 ही रास्ते हैं, या तो हमको सच्चाई बताइए, तो आप भी शामिल हो इसके अंदर। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें असफलता हाथ लगी। जैसे कुछ है कि किसी आईएएस के पास में कोई समाचार है तो तय कर लिया, ठीक है कि पत्रिका में पहले था तो पास में रामनिवास बाग था, वहाँ वो किरण का पेपर, कुल्फी और उधर चाय की दुकान थी, तो कह देते आप भी आ जाइए, हम भी आ जाते हैं, आ जाते थे, बात कर लेते थे। लेकिन जब तक पूरा सबूत नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे एक राजस्थान में पहले आईएएस की गिरफ्तारी हुई, वो मेरी न्यूज़ों से ही हुई, तो उसमें उसकी गिरफ्तारी के लिए जो जो चीज हो सकती थी, वो व्यक्ति संतोष बाद दुर्लभ जी अस्पताल में जाकर के भर्ती हो। तो उसमें ये दिया गया है कि हॉस्पिटल के अंदर इस चीज का इलाज हो रहा है,
और डॉक्टर सामने वाली दुकान से दवाइयाँ ये जा रही है, तो जो दवाइयाँ जा रही है उसका और बीमारी का कोई संबंध नहीं है। तो एंटी करप्शन वाले पहुंचे और वहां जाके अरेस्ट करके ले आए इसको। ऐसे ही 2-1 मंत्रियों के इस्तीफे के संबंध में हुआ कि जहां पर हमारी सबसे बड़ी चीज क्या है हमारे पास में, निगाह है। 100 आदमी एक चीज को एक ही तरह से देखते हुए सड़क के ऊपर जा रहे हैं। अब किसी ने इतना ध्यान से देखता है कि उसने टाइम भी नहीं लगाया और उसको लगा कि नहीं, वो वहां पर जो कपड़े की दुकान थी उसमें ऑरेंज रंग की कोई चीज लटक रही, उसको 20 दिन बाद भी पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं जब वहां से जा रहा था कारपुलिया से तो मैंने ऑरेंज रंग की चीज लटकती देखी। तो हम किस चीज को कितनी ध्यान से देखते हैं। एक व्यक्ति एक चीज को बार बार पढ़ता है, उसको नहीं याद हो पाता है। एक व्यक्ति एक बार ही पढ़ता है ध्यान से, उसको कई चीजें याद रह जाती हैं। तो हम कितनी तीक्ष्णता के साथ, कितना ध्यान रख करके पत्रकारिता कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे जो ब्रांडेड चीज पहनने वाले हैं उनको देख के पता चल जाएगा कि ये आप करेंगे। कई लोग हैं वो देखते करेंगे नहीं ये सरोजनी मार्केट। तो ऐसा क्यों है? वो एक्सपर्ट है इसलिए उसने चीज को ध्यान से देखा है कि एडिडास असली है। सर आपका यंग जर्नलिस्ट के लिए और मीडिया के लिए कुछ मैसेज है तो? इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो सबसे अच्छी चीज ये है कि भगवान ने हमको ऐसे परिवार में जन्म दिया कि हमको बात करने के लायक, पढ़ने लायक और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का मौका मिला। तो उसमें हमारा अपना क्या योगदान है? हमारा अपना कुछ नहीं है। हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया तो मनुष्य के रूप में हो सकते थे, और अगर केन्या में हाथी बना दिया तो उस तरह से घूमते रहते। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो हमारे हाथ में जो कुछ है उसका सदुपयोग हो, उसको अच्छी चीज में लगाया जाए। हम अपने को बढ़ाने में लगा रहे हैं तो हम बढ़ाने में उतना बढ़ाएं ना जितनी हमारी कैपेसिटी है। अगर हमारे हाथ में मेहनत करना है तो फिर हम उसमें कमजोरी क्यों दिखाएं? अगर हम बैठ के कोई काम कर सकते हैं तो उसको लेट के क्यों करें? तो यही छोटी छोटी चीज है, तेज चलना, तेज सोचना, तेज करना, इन्हीं सब चीजों के अंदर दुनिया चलती है। हमारे आसपास के लोग हैं, हमारा समाज है, हमारा देश है, हमारी मानवता है, उसको हमसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति को हमसे तकलीफ है इसका मतलब हम सही नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम खुश हैं, दूसरे को खुश रखते हैं तो बहुत बड़ी बात है। जिंदगी का एम होना चाहिए, हमारा उद्देश्य है कि हमको क्या करना है। हमको ये पता हो कि इतनी हमारे में योग्यता है, इतनी हम और हासिल करके ऐसे कर सकते हैं। हमारी गति को कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच सर, आपके वैल्यूएबल थॉट्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।